हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ विनोद राठौर और हमारा यूट्यूब चैनल है केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट बाय राठौर सर। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका जो बगल में बेल आइकन दे रखा है उसे क्लिक कर लीजिए, जिससे कि मेरे जितने भी वीडियोस हैं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए आज अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सेकंड पार्ट में आज अपन कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे तो उसके बारे में अपन देख लेते हैं। देखिए, आज मैं आप लोगों को सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट के बारे में समझाऊंगा। इसके बाद मैं आपको ओम्स लॉ समझाऊंगा। इसके बाद आपको रेजिस्टेंस बताऊंगा और फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इतने सारे टॉपिक अपन कवर करेंगे एक एक करके। तो देखिए, चलिए सबसे पहले अपन इलेक्ट्रोलाइट को कवर करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट को अपन समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट वे पदार्थ होते हैं जो ठोस अवस्था में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते, जबकि एक्वस स्टेट में या मॉल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। तो हम इसको अगर डिफाइन करना चाहें इंग्लिश में तो कैसे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रोलाइट आर दोज सब्सटेंस which do not conduct electricity in solid state and they conduct electricity in aqueous state and the molten state। तो इसको अपन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट मेनली टू टाइप होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखिए स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन के साथ साथ मैं आपको डिफरेंस भी इसके साथ साथ में ही समझाता जाऊंगा। देखिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन क्या है वो देखिए। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन है ऐसे सभी इलेक्ट्रोलाइट जो एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं। ऐसे सभी इलेक्ट्रोलाइट जो एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और वीक इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन कैसे देते हैं? वे सभी इलेक्ट्रोलाइट जो एक्वस सॉल्यूशन में पार्शियली आयोनाइज होते हैं उनको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को अगर डिफाइन करते हैं अपन तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, देखिए एक बार इंग्लिश में डेफिनेशन पूरी समझा देता हूं मैं आपको। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आर दोज सब्सटेंस which completely ionize in aqueous solution। देखिए, ये completely ionize होते हैं। strong electrolyte are those substance which completely ionized in aqueous solution। इसका अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% होता है। ठीक है। इसका देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम क्या बोलते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट आर दोज सब्सटेंस विच पार्शियली आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन। ये कैसे होते हैं? पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं। यानी कि अल्फा इज लेस देन 100% होता है, यानी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका 100% से कम होता है। तो आपको देखो यहाँ दो डेफिनेशन भी मिली है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन मैंने आपको समझा दी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आर दोज सब्सटेंस विच कंप्लीटली आयोनाइज इन
aqueous solution. वीक इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन क्या बनी बेटा? वीक इलेक्ट्रोलाइट आर दो सब्सटेंस विच पार्शियली आयोनाइज इन aqueous solution. इसके बाद देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं, इसलिए एक्वस सॉल्यूशन के अंदर इनके आयनों की संख्या ज़्यादा होती है, यानी कि इनका आयनों का कंसंट्रेशन होता है वो ज़्यादा होता है। तो आयनों का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है तो हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंसिस्ट मोर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। इसमें मोर कंसंट्रेशन ऑफ आयन होता है, मोर कंसंट्रेशन ऑफ आयन। समझ में आ रही है बात? जब ज्यादा आयोनाइज होगा, ज्यादा आयंस पैदा होंगे, ज्यादा आयंस पैदा होंगे तो ज्यादा आयनों का कंसंट्रेशन होगा, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस ज्यादा होंगे। चलिए अब दूसरी बात करते हैं अपन वीक इलेक्ट्रोलाइट की। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में यहाँ कंसंट्रेशन आयनों का कम होना चाहिए। तो कंसंट्रेशन आयनों का कम होगा क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट वीकली पार्शियली आयोनाइज होंगे तो कम से कम आयन बनेंगे एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तो उनका कंसंट्रेशन कम होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट कंसिस्ट लेस कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। ओके स्टूडेंट्स, तो दो डिफरेंस भी आपको साफ दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसकी कंडक्टिविटी की। आप खुद ही समझिए, जब इसका ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसका आयोनाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, आयोनाइजेशन ज़्यादा हो रहा है तो आयनों का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, आयनों का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो मूवेबल आयनों की संख्या ज़्यादा होगी, इसलिए उसकी कंडक्टिविटी का मान भी ज़्यादा होना चाहिए। तो इसके अंदर मोर कंडक्टिविटी, यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैव मोर कंडक्टिविटी। इसके अंदर कंडक्टिविटी या चालकता का मान कैसा होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ये पार्शियली आयोनाइज होता है तो कंसंट्रेशन ऑफ आयंस कम होते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस कम होते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी कंडक्टिविटी होगी तो वो कैसी होगी? लेस कंडक्टिविटी होगी। कैसी होगी? लेस कंडक्टिविटी। चलिए स्टूडेंट, तीन अंतर तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे इसके कंडक्टिविटी से संबंधित बात। अब बात करते हैं हम कंडक्टिविटी के अलावा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इन पर डाइल्यूशन का कोई इफेक्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता? देखिए, डाइल्यूशन का इफेक्ट इसलिए नहीं होता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो हर डाइल्यूशन पर कंप्लीटली आयोनाइज होता है। अगर हर डाइल्यूशन पर कंप्लीटली आयोनाइज होता है तो डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूँ कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसका डाइल्यूशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये अनअफेक्टेड बाय डाइल्यूशन और वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये इस पर डाइल्यूशन का इफेक्ट पड़ता है क्योंकि इसका आयोनाइजेशन कम होता है। तो जैसे जैसे हम वाटर मिलाते जाएंगे, इसे डाइल्यूट करते जाएंगे, इसका आयोनाइजेशन का मान भी बढ़ता चला जाएगा। तो देखिए, हम यह कह सकते हैं अफेक्टेड बाय डाइल्यूशन। तो देखिए बेटा, इस तरीके से हमने इसके चार अंतर देखे। एग्जाम्पल देख लेंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल है आपका NaCl है, NaOH है, KCl है, ETC। इसके ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम इसके एग्जाम्पल दे सकते हैं CH3COOH वीक एसिड होता है, ठीक है, या वीक बेस भी हो सकते हैं NH4OH। जितने भी वीक एसिड एंड वीक बेस, ये सभी क्या होते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अपन ने इलेक्ट्रोलाइट पढ़ा, इलेक्ट्रोलाइट में ये डिफरेंस अपन ने पढ़ लिया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में डिफरेंस क्या होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन देखी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आर दो सब्सटेंस विच कंप्लीटली आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन एंड we can define the weak electrolyte. The weak electrolyte are those substance which are partially ionized in the aqueous solution. Okay. इसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ आयनों का मान ज़्यादा, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ आयन ज़्यादा होता है और इसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस कम होता है। तो मैं कह सकता हूँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंसिस्ट
मोर कंसंट्रेशन ऑफ आयन, और इधर कह सकता हूँ कि वीक इलेक्ट्रोलाइट कंसिस्ट लेस कंसंट्रेशन ऑफ आयन। इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो मैं बोल सकता हूँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैव मोर कंडक्टिविटी, और इधर कह सकता हूँ कि वीक इलेक्ट्रोलाइट हैव लेस कंडक्टिविटी। देखिए मैं बोल सकता हूँ कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आर नॉट अफेक्टेड या अनअफेक्टेड बाय द डाइल्यूशन, एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट आर अफेक्टेड बाय द डाइल्यूशन। इसके एग्जांपल NaCl, NaOH, KCl, ETC। इसका एग्जांपल है CH3, COOH, NH4OH, ETC। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल वीक एसिड, वीक बेस वाले सारे एग्जांपल हो सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, अपन ने ये यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट खत्म कर लिया। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक मेन चैप्टर है, सॉरी मेन टॉपिक है ओम्स लॉ। अपन ओम्स लॉ की बात करते हैं। ओके, देखिए ओम्स लॉ, ओम्स लॉ आपको सबसे ज़्यादा फिजिक्स में पढ़ने को मिलता है, लेकिन इसका इस टॉपिक का थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर भी मिलेगा। तो हम आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस टॉपिक को समझाने की कोशिश करेंगे। ओम्स लॉ, इसमें छोटे छोटे पॉइंट है, उनको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट है कि जो ओम्स लॉ है वो दिया किसने था? दिया था एक वैज्ञानिक थे, जॉर्ज साइमन ओम। किसने दिया था? जॉर्ज साइमन ओम नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले यह सिद्धांत प्रस्तुत किया था। यह सिद्धांत मुख्य रूप से किसके लिए दिया गया था बेटा? कंडक्टर के लिए दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? कंडक्टर के लिए दिया गया था। तीसरी बात, फिर इसका आता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट देखिए स्टेटमेंट क्या है इसका, हम देख लेते हैं स्टेटमेंट। देखिए स्टेटमेंट ये कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस applied on end of conductor potential difference which applied on end of conductor is directly proportional to the electric current which electric current passing through them देखिए स्टूडेंट, आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस विच अप्लाइड ऑन एंड ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू देम। इसका मतलब ये है, जैसे सपोज दैट मेरे पास कोई एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, कोई कंडक्टर है, और इस कंडक्टर का दोनों एंड्स हैं, उन एंड्स को हम बैटरी के साथ जोड़ देते हैं। चलिए मैंने एक बैटरी के बनाई, बैटरी के साथ जोड़ दिया, और इस बैटरी में देखते हैं हम इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट, इस बैटरी द्वारा इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है, ये वाला
टॉपिक इस वाला पॉइंट होगा वो पॉजिटिव पॉइंट होगा और ये वाला पॉइंट कैसा होगा, नेगेटिव पॉइंट होगा। तो आपको समझ में आ रहा है। यहाँ मैंने 20 वोल्ट की बैटरी ली है, 20 वोल्ट की बैटरी से इसमें इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है। तो देखिए जरा वो क्या कह रहा है कि किसी भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर, देखो जरा गौर से, अप्लाइड ऑन द एंड ऑफ कंडक्टर या अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैथमेटिकल फॉर्म में अगर देखा जाए तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। क्या लिख सकते हैं हम, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। तो V बराबर क्या होना चाहिए, RI। जब हम प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाते हैं तो यहां पर एक कांस्टेंट आ जाता है, यानी R इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। R क्या होता है भैया, R इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट विच इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। इसको अपन क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये आपका ओम्स लॉ का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो ओम्स लॉ का बेसिक कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो गया। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं रेजिस्टेंस पर कि रेजिस्टेंस क्या होता है। चलिए देखते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। देखिए रेजिस्टेंस, तीसरा टॉपिक लेते हैं अपन, रेजिस्टेंस। पहली बात, रेजिस्टेंस को कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। तीसरी बात, रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो ओम होती है। अगला, फिजिक्स में इसका जो सिंबल होता है ओम से, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है इसका सिंबल। तीसरा, चौथा, देखिए जरा, चौथा पॉइंट इसका डेफिनेशन मुझे देना है, तो डेफिनेशन समझिए अपन इसको डिफाइन कैसे करते हैं रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस is the obstruction produced by a conductor for electricity passing through them। देखिए रेजिस्टेंस की सिंपल डेफिनेशन, रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस्ड बाय ए कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू देम। तो इसको अपन क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस्ड बाय ए कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू देम। इसका मतलब ये होगा कि किसी भी कंडक्टर, सपोज दैट मेरे पास एक कंडक्टर है, देखिए जरा, और इस कंडक्टर के अंदर आपको पता है इस कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो करंट बनता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो ये सभी इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं, टकराते हैं। तो एक दूसरे की मूवमेंट को क्या करते हैं, बाधित करते हैं, यानी कि एक दूसरे की मूवमेंट का विरोध करते हैं। इस कारण से, इस मूवमेंट के कारण, आपस में इलेक्ट्रॉनों के आपस में टकराने के कारण वास्तविक रूप से कुछ एनर्जी लॉस होती है, और इस एनर्जी लॉस होने के कारण निश्चित तौर पर इस इलेक्ट्रिसिटी के मार्ग में एक रुकावट पैदा होती है जो कि एक कंडक्टर करता है।
तो सीधी सी बात है कि किसी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उसके मार्ग में रुकावट डालने वाला जो फैक्टर होता है उसी को हम क्या कह देते हैं, रेजिस्टेंस कह दिया जाता है। थोड़ा सिंपल है रेजिस्टेंस का फिनोमेना। रेजिस्टेंस में ऐसा कुछ नहीं है, आपने ये देखा होगा किसी रेजिस्टेंस के कारण ही कोई इलेक्ट्रिक कंडक्टर क्या हो जाता है बेटा, गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है ना, गर्म होता है, तो वो रेजिस्टेंस के कारण ही होता है। रेजिस्टेंस सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन के मार्ग में आने वाली रुकावट होती है जो किसी कंडक्टर द्वारा पैदा की जाती है, इसको हम क्या कह देते हैं, रेजिस्टेंस कह देते हैं। चलिए इसके बाद रेजिस्टेंस के बाद अपन बात आती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। भाई ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है ना। तो सबसे पहले अपन ने रेजिस्टेंस पढ़ा। रेजिस्टेंस डिनोट किससे किया जाता है, आर से डिनोट किया जाता है। इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, ओम होती है। इसका सिंबल रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या कहती है, रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस्ड बाय ए कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू देम। इसको अपन क्या बोल देते हैं, ये रेजिस्टेंस होता है। किसी कंडक्टर के अंदर अगर कोई इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है, अगर उसके मार्ग में कोई रुकावट आती है तो रुकावट वाला जो कारक होता है वो क्या कहलाता है, आपका रेजिस्टेंस कहलाता है। देखिए अब रेजिस्टेंस को प्रभावित करने वाले जो कोई कारक हैं उनके बारे में बात करते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को प्रभावित करते हैं। देखिए रेजिस्टेंस को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले मैं कहूंगा नंबर 1 लेंथ ऑफ कंडक्टर। वो ये कहता है कि किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो किसी भी कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम इसे कैसे बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ। सेकेंड पॉइंट समझ में यहां से ये आना चाहिए, एरिया ऑफ कंडक्टर। देखिए किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस उसके एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहां से हमको ये दोनों बातें समझ में आती हैं कि किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है उसके एरिया क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं, इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो यहाँ आ जाता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी L अपॉन ए। तो जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा रो L अपॉन ए। देखिए बेटा यहाँ पर R आपको पता है रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, L पता है आपको, L क्या होता है बेटा, L होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, A आपको पता है A होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। क्या बोलते हैं इसको, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो ये एक्चुअली में देखिए रेजिस्टेंस मेनली निर्भर करता है L और A पर, कभी रो पर डिपेंड नहीं करेगा। देखो जरा यहाँ अपन को ये समझ में रो पर भी डिपेंड करता है, अलग अलग रो के लिए इसका रेजिस्टेंस अलग अलग, लेकिन रो जो है वो कभी भी L या A पर डिपेंड नहीं करता। ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है जो केवल और केवल मटेरियल पर निर्भर करती है कि कंडक्टर का जो मटेरियल है वो किसका बना हुआ है। अलग अलग मटेरियल के लिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अलग अलग होता है, इसलिए रेजिस्टिविटी का मान कभी लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करता है।
तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर आकर अपन ने रेजिस्टेंस पूरी तरीके से समझ लिया है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। अपन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को कैसे समझेंगे? देखिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, देखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हमने डिफाइन किया। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को पहले डिनोट किया जाता है रो से। हम रेजिस्टेंस को जब डिफाइन करते हैं तो इसका एक फार्मूला बनाते हैं, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम इसको यहीं से डिफाइन करेंगे। अब यहां से मैं रो का फार्मूला बनाता हूं, रो इक्वल टू R इंटू ए अपॉन एल। R क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एल क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। ये क्या है? रो। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। देखिए, तो जबकि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि ये कभी भी रेजिस्टिविटी का मान कभी भी ना R पर डिपेंड करेगा, ना ए पर डिपेंड करेगा, ना एल पर डिपेंड करेगा। ये केवल मटेरियल पर डिपेंड करता है। अगर मैं ये मान लेता हूं कि कोई भी कंडक्टर की जो लेंथ है, इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ कंडक्टर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन रो बराबर क्या होता है बेटा? R के बराबर होता है। यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो वास्तव में कंडक्टर के रेजिस्टेंस के बराबर होता है। तो डिफाइन कैसे करेंगे? इफ एनी कंडक्टर, if the length of conductor is 1 centimeter and having a cross-sectional area is 1 centimeter square, then the resistance of conductor is always equal to the resistivity और specific resistance। तो यहाँ से अपन को इसका डेफिनेशन बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो ये है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आसानी से समझ में आ जाता है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में हमको करना क्या होता है। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की अगर हम यूनिट बनाना चाहें तो यहीं से आ सकती है। देखिए जरा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट कैसे बनेगी? इसकी यूनिट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हमें ये पता है R की यूनिट क्या होती है? ओम होती है। क्योंकि केमिस्ट्री में हम जितनी भी क्वांटिटी है सब सेंटीमीटर में लेते हैं, तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है केमिस्ट्री के अंदर कि क्या SI है और क्या CGS है। लेकिन यहाँ पर एरिया अपन लेते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में और लेंथ लेते हैं सेंटीमीटर में, और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर अपन काट दिया। अपने पास इसकी यूनिट क्या बची? ओम इंटू सेंटीमीटर। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो यूनिट है इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये एग्जाम में OT टाइप में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है। तो ये आज मैंने आपको इसका सेकंड पार्ट समझाया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डिफरेंस क्या होता है, ओम्स लॉ क्या है। ओम्स लॉ में इसमें रेजिस्टेंस समझाया मैंने, रेजिस्टेंस के फैक्टर समझाए मैंने, और मैंने आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस समझा दिया। तो आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सेकंड पार्ट में अपन ने ये 4 टॉपिक अपन ने अच्छे से समझे हैं, है ना। अच्छे तरीके से पॉज कर करके आप समझिए इन सारे टॉपिक्स को, और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे कि मेरे सारे वीडियोस आपको मिलते रहें और आप घर बैठे अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला टॉपिक है इसे कंप्लीट कर सकें। ओके, थैंक यू।